डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या, डॉक्टर बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांच्या सर्वांना सप्रेम जय भीम। मला मराठी येत नाही, मुझे मराठी नहीं आती, बस थोड़ी थोड़ी समझ में आती है। इसीलिए आप सब आदरणीय बंधुओं से, अपनी बहनों से, परम आदरणीय बुजुर्गों से, नौजवान दोस्तों से और जालना के सभी निवासियों से और महाराष्ट्र की महान भूमि, क्रांतिकारियों, महात्माओं, गुरुओं, स्वतंत्रता सेनानियों और महान सामाजिक सुधारकों की इस भूमि को नमन करते हुए आपसे हिंदी में बोलने की इजाज़त चाहता हूँ। इजाज़त है? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बिना किसी औपचारिकता के सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यह जो व्याख्यान माला कराने वाले लोग हैं, पूरी कमेटी का, उनके प्रेसिडेंट का, सारे मेंबर का और आप सब आयोजक मंडल के जो साथी हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, बहुत शुभेच्छा कि आपके चलते एक बार फिर मुझे जालना आने का मौका मिला है। अमूमन एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के चलते चुनावों के दौरान महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में आना जाना होता है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी के साथ भी अलग अलग इलाके में जाना हुआ था। लेकिन पिछले 10 साल से लगातार 2016 में हम दीक्षा भूमि गए थे और वहाँ पे हमने एक बात कही थी कि नागपुर संघ भूमि नहीं है, दीक्षा भूमि है। तब से लेकर के आज तक 2026 का साल है ये। इस वक्त में, अप्रैल के इस समय में, इस सप्ताह में हम महाराष्ट्र के किसी न किसी ज़िले में होते हैं और इस बार उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मुझे जालना आने का मौका मिला है। इसलिए जालना के आप सभी वासिंदों का, निवासियों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आज का जो विषय है व्याख्यान का, भारतीय लोकतंत्र और उसके सामने चुनौतियां, मैं उस बात की शुरुआत यहाँ से करना चाहता हूँ कि एक साथी ने कहा कि मंत्री बनेंगे। मंत्री तो तब बनेंगे ना जब लोकतंत्र बचेगा। मंत्री तो तब बनेंगे जब चुनाव बचेगा। मंत्री तो तब बनेंगे जब ये ईवीएम मशीन हमको मशीन बनाने से बचेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती यह है, जिसको डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने शब्दों में अपने आखिरी इंटरव्यू में बोल करके गए थे कि अगर इस देश में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं आई, मतलब आर्थिक लोकतंत्र नहीं आया, सामाजिक लोकतंत्र नहीं आया, तो राजनीतिक लोकतंत्र नहीं बचने वाला है। और वो बात जो उन्होंने कही थी वो आज सही साबित होता हुआ दिख रहा है। सही साबित होता हुआ ऐसे दिख रहा है कि मैं यहां से, इस मंच से, किसी दल के ऊपर कोई राजनीतिक हमला नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये सर्वदलीय मंच है। लेकिन लोकतंत्र की जो चिंता है, उसकी चिंता भी सर्वदलीय होनी चाहिए। और सर्वदलीय चिंता को ध्यान में रख करके अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था वो आज सही साबित होता हुआ दिख रहा है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब संविधान की प्रस्तावना कर रहे थे, संविधान लिख रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो वोटर है, जो मतदाता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। यह बात लिखी हुई नहीं है, लेकिन आज ये बात हकीकत बन चुकी है। इस देश में कानून के हिसाब से तो चुनाव लड़ सकता है हर कोई,
जो इस देश का नागरिक है, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर पर ऐसा संभव नहीं है। अब ऐसा संभव इसलिए नहीं है कि धीरे 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 चुनावी प्रक्रिया इतनी महंगी हो गई है, पावर का ऐसा मोनोपोलाइजेशन हो गया है कि हम वोट तो दे सकते हैं, लेकिन सर्वसाधारण कोई साधारण व्यक्ति, साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने के बारे में और जीतने के बारे में नहीं सोच सकता है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूं और कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी नेता, आज 9 अप्रैल है और एनएसयूआई का स्थापना दिवस है, सबसे बड़ी नेता देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ एक चप्पल पहनने वाला व्यक्ति चुनाव लड़के उनको चुनाव हराया था। आज जो प्रधानमंत्री हैं वो साधारण परिवार में जन्म लिए ऐसा उनका दावा है, लेकिन उनके सामने बनारस में चप्पल पहनने वाला व्यक्ति चुनाव लड़के चुनाव नहीं जीत सकता है। ये हकीकत है। ऐसा कैसे हुआ है? ऐसा एक दिन में नहीं हुआ है, ऐसा धीरे धीरे हुआ है। और बात अब इससे आगे बढ़ते हुए वहां पहुंच गई है कि पहले तो वोट देने का अधिकार था, चुनाव लड़ने का भी अधिकार था। अभी वोट देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे सर्वसाधारण व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। वो चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। धीरे धीरे अगर यही स्थिति चलती रही तो हमारे पास से वोट देने का अधिकार भी नहीं बचेगा। ये आज की हकीकत है। कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है, कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां आज लोकतंत्र की खरीद बिक्री नहीं हो रही है। और यह जो लोकतंत्र की खरीद बिक्री है, यही लोकतंत्र की खरीद बिक्री से पोर्ट का खरीद बिक्री तय होता है, एयरपोर्ट का खरीद बिक्री तय होता है, खान खदान, जल जंगल, जमीन, स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ट्रेन, बस, इसकी खरीद बिक्री तय होती है। यह जो दुनिया भर में एक आर्थिक प्रभुत्व है, उस आर्थिक प्रभुत्व का जो भारतीय गैंग है, जो उसके कमीशन पर राजनीतिक रूप से जिंदा है, उसने आज लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। कई सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि आपको लगता है कि मशीन हैक है? मैं कहता हूं कि सिर्फ मशीन हैक होने की बात नहीं है, पूरी की पूरी मशीनरी हैक हो गई है। और यही पूरी की पूरी मशीनरी हैक हो जाएगी, इसकी चिंता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि वोट का अधिकार अपने आप में सुरक्षित नहीं बचेगा अगर बिजनेस करने का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर स्कूल खोलने का, अस्पताल खोलने का, न्यायालय में बैठने का, मार्केट, शेयर मार्केट में बैठने का, मीडिया स्टूडियो में बैठने का अगर अधिकार सुनिश्चित नहीं करेंगे तो पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार भी नहीं बचेगा। और बात तो वहां तक पहुंच गई है कि पार्लियामेंट में बैठाने का अधिकार भी आज हमारे हाथ से छीना जा रहा है। 5 साल सरकार कुछ नहीं करती है। जब चुनाव के 5 महीने बचते हैं तो खाते में 5-5 हजार रुपया दे करके अपनी 5 साल की विफलता को छुपा लेते हैं। और वो 5-5 हजार रुपया कोई सरकार, कोई मंत्री, कोई नेता अपने घर से नहीं दे रहा है, वो जनता के ही टैक्स के पैसे हैं, जिसका एक हिस्सा चुनाव से ठीक पहले खर्च करके लोकतंत्र को कब्जा कर लिया जाता है। और जब सरकार चुन ली जाती है तो फिर वो सरकार क्या करती है? वो सरकार सरकारी स्कूल बंद करती है, सरकारी बस बंद करती है, सरकारी रेल बंद करती है, सरकारी खदान, सरकारी जंगल, सरकारी नदी, सरकारी पहाड़ वो अपने प्राइवेट दोस्तों को देती है। नारा देश का लगाया जाता है, देश सबसे ऊपर है, लेकिन चुनाव जीतते ही दोस्त सबसे ऊपर हो जाता है। यह आज की हकीकत बनती जा रही है। इसीलिए अगर हम सब, और यह मैं सर्वदलीय बात कर रहा हूं, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप किसी पार्टी के कार्यकर्ता हो, आप
झंडा उठा करके दिन रात मेहनत करते हैं पार्टी की विचारधारा, मैं कह रहा हूं कोई विचारधारा हो, आप पोस्टर लगाते हैं, आप झंडा लगाते हैं, आप कार्यक्रमों में जाते हैं, धरना प्रदर्शन रैलियों में जाते हैं, लेकिन जब टिकट बटेगा तब कहा जाएगा कि विजिबिलिटी नहीं है, इसकी विजिबिलिटी नहीं है। इसकी विजिबिलिटी कहां से आएगी? इसकी विजिबिलिटी वहां से आएगी कि चुनाव में यह शराब बांट सकता है कि नहीं बांट सकता है, चुनाव में यह सरपंचों को, प्रधानों को, जिला परिषद, क्या जेडपी मेंबर बोलते हैं ना, जेडपी मेंबरों को खरीद सकता है कि नहीं खरीद सकता है, शराब का ठेका चलाने वाला, पेट्रोल पंप चलाने वाला, बस स्टैंड चलाने वाला, ठेकेदारी करने वाला, उसको यह मैनेज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर वो रिजर्व सीट भी है तो उस रिजर्व सीट पे भी ऐसे रिजर्व व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो पैसा खर्च करने की काबिलियत रखता हो, और कार्यकर्ता को कहा जाएगा कि तुमको जब सरकार आएगी ना तो किसी बोर्ड में एडजस्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एडजस्ट कर लेंगे। डेमोक्रेसी एडजस्ट करने के लिए नहीं होता है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार देने के लिए सुनिश्चित किया गया है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह व्यवस्था की कि संविधान में हम कहां पैदा लिए हैं, हमारी औकात क्या है, हमारी जात क्या है, इसके आधार पर नहीं हम हेलीकॉप्टर से चलते हैं कि हम फॉर्च्यूनर से चलते हैं कि हम टूटी हुई साइकिल से चलते हैं। अमीर का वोट भी एक और जूता सिलने वाले का भी वोट एक, ऐसी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में किया था। तो सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस राजनीतिक लोकतंत्र को, यह जो आर्थिक और सामाजिक प्रभुत्व है, उससे इसको कैसे बचाया जाए, ये सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी चुनौती यह है कि चुनाव के दौरान जानबूझ करके विभाजन और नफरत, इस राजनीति को बहुत हवा दिया जाता है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि समता मूलक राजनीति और विचार करने वाले दल और नेता भी कई बार इसके शिकार हो जाते हैं। अक्सर हमसे लोग यह सवाल पूछते हैं कि आप लोग एक जाति का समर्थन करते हैं और एक जाति का विरोध करते हैं। नहीं, जब हम कहते हैं मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, इसका यह मतलब नहीं है कि हम किसी धर्म के खिलाफ हैं, इसका यह भी मतलब नहीं है कि हम किसी जाति के खिलाफ हैं। हम सांप्रदायिकता के खिलाफ हैं और हम जातिवाद के खिलाफ हैं। जैसे आप स्त्री हैं, कोई पुरुष है, हर स्त्री जो है वो स्त्रीवादी हो यह जरूरी नहीं है, और हर पुरुष पुरुषवादी हो यह जरूरी नहीं है। लेकिन पुरुषवादी होना और स्त्रीवादी होना आपका चॉइस है। आप किस जाति में पैदा हुए हैं यह आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप जातिवादी हैं कि नहीं हैं यह आपका चॉइस है। हमको जाति से दिक्कत नहीं है, इस देश में जन्म लिए हैं तो हमारी कोई ना कोई जाति होगी, इस देश में जन्म लिए हैं, हमारा कोई ना कोई धर्म होगा, लेकिन हम धर्मवादी हैं कि नहीं हैं यह हमारे विचार पर निर्भर करता है, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम किसी जाति में पैदा लिए हैं लेकिन हम जातिवादी हैं कि नहीं हैं यह हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है, यह हमारे सोच पर निर्भर करता है। तो जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद इस देश के दो सबसे बड़े दुश्मन हैं, यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है। और जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हर दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, समाजवादी हो, कोई भी दल, चाहे वो शिवसेना हो, उद्धव की सेना हो, हर कोई 14 तारीख को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे। दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी, हर तरह के दल जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं तो उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने का क्या मतलब है? उस मूर्ति पर माल्यार्पण करने का तो यह मतलब होना चाहिए ना कि उनके विचारों पर चला जाए, उनके बताए मार्गों पर चला जाए, उनके विचारों का अनुसरण किया जाए, उनके विचारों पर आधारित भारत राष्ट्र का निर्माण किया जाए और भारत में रहने वाले लोगों को उन आधारों पर अधिकार दिया जाए। मजेदार बात यह है कि जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे, आज उन विचारों को छोड़ करके
सब कुछ किया जाता है। मूर्ति बनाना, बड़े बड़े आयोजन करना, बड़ी बड़ी तस्वीरों पे बड़ी बड़ी मालाएं चढ़ाना, लेकिन जो मूल बात है कि जो उन्होंने दो दुश्मन कहे हैं, उस दुश्मन के खिलाफ ना कोई सामाजिक आंदोलन है, ना कोई राजनीतिक आंदोलन है, ना कोई सांस्कृतिक आंदोलन है। सामाजिक आंदोलन भी जरूरी है, सांस्कृतिक आंदोलन भी जरूरी है और राजनीतिक आंदोलन भी जरूरी है। सामाजिक आंदोलन इसलिए जरूरी है कि यह जो वाद होते हैं, जो ऊंच नीच पर आधारित होते हैं, उसका शिकार कोई एक तबका नहीं होता है। जब हम कहते हैं मनुवाद, इसकी सबसे बड़ी शिकार तो महिला है। और मजेदार बात देखिए क्या है, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा था, उसमें एक महिला मनुवाद जिंदाबाद बोल रही थी। बहन, मनुवाद अगर जिंदाबाद होता ना तो तुम रात को जींस पहन करके पुलिस थाने के बाहर जिंदाबाद नहीं लगा रही होती। ये मनुवाद के जिंदाबाद से नहीं हुआ है। किसी को लगता है कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का मतलब ब्राह्मणों का जिंदाबाद है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब यह है कि मुट्ठी भर लोगों का जिंदाबाद होगा। और जब मुर्दाबाद कहते हैं तो इसका मतलब उस जाति का मुर्दाबाद नहीं कह रहे हैं, उस व्यवस्था का मुर्दाबाद कह रहे हैं जो कहता है कि हम जन्म से अधिकार लेकर के पैदा हुए हैं। ना भाई, जन्म से लेकर के कैसे अधिकार पैदा हुए हैं? तब तो फिर सचिन तेंदुलकर के बाद सचिन तेंदुलकर का बेटा जो है इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान होना चाहिए, विराट कोहली को नहीं होना चाहिए। यह है ब्राह्मणवाद। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और हमारे ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, यह साजिश है। यह साजिश इसलिए है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तो बना दी जाए, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों को भुला दिया जाए। जब देश के पंतप्रधान, देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर माल्यार्पण करते हैं, अभी 14 तारीख आएगा तो जो है श्रद्धांजलि देंगे, उनको याद करेंगे, बड़ा बड़ा ट्वीट किया जाएगा, बड़े बड़े समारोह किए जाएंगे, तो ये उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए ना कि देश का सरकारी प्रधानमंत्री सरकारी स्कूल को बंद करके अपने प्राइवेट दोस्त को इस देश का पोर्ट और एयरपोर्ट क्यों बेच रहा है? यह सवाल तो उससे पूछा जाना चाहिए ना। इस देश का सरकारी मुख्यमंत्री सरकारी तनख्वाह लेता है, सरकारी कार पर चढ़ता है, सरकारी विधानसभा में बैठता है, सरकारी कपड़ा पहन करके, सरकारी पैसा कमा करके सरकारी स्कूल बंद करके अपना प्राइवेट स्कूल खोलता है। और अगर प्राइवेट स्कूल खुलेंगे, प्राइवेट स्कूल खुले, पहले भी थे खुले हुए। अरे वो जो द्रोणाचार्य का स्कूल गुरुकुल था, वो तो प्राइवेट ही था ना। उसमें सिर्फ और सिर्फ अर्जुन को ही शिक्षा मिलनी थी, एकलव्य को तो शिक्षा मिलनी नहीं थी। वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है राजा के बच्चों के लिए ही सुरक्षित था ना। ये तो सरकारी स्कूल है ना, जिसमें किसी के भी बच्चे जाकर के पढ़ सकते हैं। ये तो सरकारी स्कूल है। ये संविधान की व्यवस्था है। ये संविधान की व्यवस्था है कि आपका जन्म किसी भी घर में हुआ हो, आप पढ़ लिख करके इस देश के शासन प्रशासन में शामिल हो सकते हैं। इस देश का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ करके इस देश का पंतप्रधान बन सकते हैं, इस देश का मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह तो संविधान की ताकत है ना, यह तो संविधान की आजादी है ना। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, भारत के नोट को दिखा रहे थे, भारत को नोट दिखा रहे थे कि जिस नोट पे गांधी नहीं है वो नोट बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, गांधी अगर नहीं होता ना तो इस देश में नोट ही नहीं होता। इस बात को तुम याद कर लो। राजा के, रानी के पेट से राजा पैदा हो रहा था ना। जनता के वोट से शासक बनेगा, यह तो संविधान की व्यवस्था है। और संविधान की व्यवस्था और संविधान की प्रस्तावना की जो मूल बातें हैं, हम भारत के लोग, भारत के लोग मतलब सभी लोग, मंदिर जाने वाले लोग, मस्जिद जाने वाले लोग, बौद्ध मठों में जाने वाले लोग, गुरुद्वारों में जाने वाले लोग, चर्चों में जाने वाले लोग, और वैसे भी लोग जो कहीं नहीं जाते हैं। पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़,
काकर पाथर छाड़ के माजिद लियो बनाए, तापर मुल्ला बांग दे बहरो भयो खुदाए। हम कबीर पंथी हो, हम किसी गुरु को मानते हो, किसी संत को मानते हो, किसी परंपरा को मानते हो, यह भारत विविधता में एकता वाला देश है। इस देश में रहने वाला हर वो व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग एक भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या मतलब होता है गणराज्य का? गणराज्य का मतलब यह नहीं होता है कि तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा, तुम मुझे चंदा दो उससे मैं हेलीकॉप्टर लूंगा, चुनाव जीतूंगा, लोगों के खाते में 5-5 हजार रुपया पहुंचाऊंगा, गुंडा माफिया चोर बेईमान सबको इकट्ठा करूंगा, मीडिया खरीदूंगा, दिन रात हमारा रील बनेगा, हमारा प्रचार होगा, वाहवाही होगी, उसके बाद लोकतंत्र को हैक करके पूरी की पूरी मशीनरी को हैक करके चुनाव जीत जाएंगे। अगर चुनाव नहीं जीतेंगे तो एमएलए खरीद लेंगे। यही हो रहा है ना। और बाकी देश में तो बताइए एमएलए खरीदा जाता है, हमारे यहां तो चीफ मिनिस्टर ही खरीद लिया है, बिहार में चीफ मिनिस्टर ही खरीद लिया है। ऐसा कमाल का भारतीय लोकतंत्र में चीफ मिनिस्टर हुए हैं जो बोले कि हम मुख्यमंत्री हो लिए हैं, अब हमको राज्यसभा जाने का मन कर रहा है। मतलब कलेक्टर कहे कि अब हमको थोड़ा सा प्यून बनने का मन कर रहा है, हम बहुत दिन डीएम रह लिए हैं, अब थोड़ा हमको प्यून बनने का मन कर रहा है। बताइए विश्वास होने वाली बात है? और इस बेईमानी को, इस चोरी को, इस गुंडागर्दी को कहते हैं ये चाणक्य नीति है। अरे चाणक्य कब बोला था? चाणक्य कब बोला था कि जीते हुए एमएलए को खरीद लो? चाणक्य कब बोला था कि जो बनी हुई पार्टी है उसको तोड़ दो? कमाल हुआ महाराष्ट्र में, 2-2 शिवसेना, 2-2 एनसीपी, एक कह रहा है मैं असली, दूसरा कह रहा हूं मैं असली। बताइए उद्धव जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शिंदे साहब कह रहे नहीं नहीं बाला साहब ठाकरे हमारे हैं, वो कह रहे मेरे पापा, वो कह रहे नहीं नहीं हमारे हैं। देखा आपने ना? और ये क्यों हुआ? ये इतना इन्वेस्टमेंट किस लिए हुआ है? इतना इन्वेस्टमेंट इसलिए हुआ है कि धारावी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि धारावी में गरीब लोगों का घर है। एक गरीब लोग धारावी में जा करके रहते हैं, 2 पैसा कमा लेते हैं, उनका बच्चा अच्छा कपड़ा पहनने लगता है, एप्पल का मोबाइल ले लेता है, रील बनाता है, इन्फ्लुएंसर बन जाता है, अमेरिका चला जाता है, स्लम डॉग मिलेनियर होने लगता है। बोला धारावी अच्छा नहीं लगता है। धारावी को हटा करके वहां पे अदानी जी को लाया जाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाई जाएगी, एकदम ऊंचा ऊंचा। इसके लिए तो सरकार जीतना जरूरी है ना। और तब जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डायलॉग मार रहे थे, मेरा पानी उतरता हुआ देख करके किनारे पे घर नहीं बना लेना, मैं लौट करके आऊंगा। अरे मेरे पास अदानी होता तो हम भी शायर हो जाते हैं। आप थोड़ी शायरी कर रहे हैं, वो तो दौलत शायरी करवा रही है आपसे। ये खेल आप समझ रहे हैं? किस देश से, राजनीति से विचार को गौन करो, संविधान की ताकत का इस्तेमाल करो। बोलो कि हम गरीब हैं, हमारी मां बर्तन मांजती थी, हम चाय बेचते थे, हम बड़ा गरीब आदमी हैं, हम तो रेलवे स्टेशन पे रहते थे। और जो ही गरीब जनता ने वोट दिया तो सबसे पहला काम करना है, कुछ स्टेशन को बेच देना है, उस ट्रेन को बेच देना है, रेलवे को बेच देना है, नदी पहाड़ को बेच देना है। यही हो रहा है इस देश में। लोकतंत्र की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमको नागरिक से दोबारा भीड़ बना दिया जाए, हमसे हमारा ही वोट लेकर के। वैसे ही जैसे कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का बेत लगा होता है ना, वो जो कुल्हाड़ी जिससे लकड़ी काटी जाती है उसके पीछे लकड़ी ही लगी होती है। हमारी ही आइडेंटिटी, हम अल्पसंख्यक हैं, हम दलित हैं, हम पिछड़ा हैं, हम गरीब हैं, हमको वोट दो। और जब हमको वोट मिल जाएगा, जब हम इस देश के पंत प्रधान बन जाएंगे, इस देश के मुख्यमंत्री बनेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सबसे पहला काम यह करेंगे कि सरकारी स्कूल बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि दूसरा गरीब नहीं पढ़ना चाहिए। कौन जाता है सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए? किसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है? ट्रेन से कौन लोग चलते हैं? बिना टोल वाले रोड पे कौन चलते हैं? इस देश में सरकारी व्यवस्था की जरूरत किसको है? इस देश में आरक्षण किसको चाहिए? इस देश में भागीदारी का सवाल किसके लिए जरूरी है?
इस देश में भागीदारी का सवाल जरूरी है, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए। यही तो देश की 90% आबादी है जिससे देश बनता है। ये कैसा लोकतंत्र बनाएंगे हम? हमारे अपने बाप दादा के अनुभव, अब हमारे अपने अनुभव नहीं बचे हैं। हमारा अपना विज्ञान, हमारा अपना साइंटिफिक टेम्पर, हमारा अपना नहीं बचा है। आपको झूठ इतनी बार कही जाएगी कि झूठ आपको सच लगने लगेगा। हर हर मोदी है, घर घर मोदी, घर घर मोदी है, घर घर खाली सिलेंडर है, घर घर खाली सिलेंडर है, घर घर बेकारी है, घर घर गरीबी है, घर घर पढ़ लिख करके मोबाइल ले करके दिन भर जो है ना सट्टा लगाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। आईपीएल जब शुरू हुआ तो बोला कि गली गली से क्रिकेटर निकलेगा। गली गली से क्रिकेटर तो नहीं निकला, गली गली से जुआरी जरूर निकल रहा है। यह हकीकत है। यह सब हमको भीड़ बनाने का कार्यक्रम है। और यह भीड़ बनाने के लिए क्या क्या जरूरी है? भीड़ बनाने के लिए जरूरी है कि आपके भीतर झूठा गौरव भरा जाए। अरे जानते हो हमारी स्थिति खराब है, हमारे दादाजी के पास ऐसा हाथी था, ऐसा हाथी था कि क्या बताएं कैसा हाथी था। झूठा गौरव। दूसरा क्या करना है? असली समस्या का कारण नहीं बताना है, एक नकली कारण पैदा कर देना है। जैसे बंबई में आपको इसलिए रोजगार नहीं मिल रहा है कि बाहर का लोग आकर के रोजगार ले रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, अदानी आया और बंबई का सारा रोजगार ले लिया है। असली में कौन रोजगार छीन रहा है ये नहीं मालूम है। आपको आपके पड़ोसी से लड़ा देना है। और बुनियादी सवाल, नाला में पानी क्यों बह रहा है, ढक्कन क्यों खुला हुआ है, नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है, पानी गंदा क्यों है, सिलेंडर क्यों नहीं मिल रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, शिक्षा क्यों महंगा हो गया है, यह सवाल गायब है। बताया क्या जा रहा है? विश्व में डंका बज रहा है। कहां डंका बज रहा है? कैसे डंका बज रहा है? जरा हमको समझाओ तो झूठा गौरव, झूठा प्रचार और नफरत, इससे आपको धीरे धीरे अंधश्रद्धा की तरफ धकेल करके, देखें ना आप, हम भी जाते हैं मंदिर, हम भी मंदिर जाते हैं, भगवान को देखते हैं, पूजते हुए देखते हैं, लेकिन आपने देखा ना लोग लाइन लगा करके गणेश जी को दूध पिला रहे थे। गणेश जी भगवान है ना, तो गणेश जी भगवान है तो उनको आपके दूध की जरूरत है। और ये तो वही बात हो गई ना कि एक जादूगर जो है कागज से पैसा बना रहा था। मैं ये कहानी अक्सर लोगों को सुनाता हूं। मेरा स्कूल रेलवे स्टेशन के बाहर था। मैं स्कूल से पढ़ करके निकला तो एक जादूगर जादू दिखा रहा था। गिली 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 पम पम छू, बड़ा कलाकार था। आजकल ऐसे ही कलाकार पैदा होते हैं, हाथ हिला हिला करके भाषण देते हैं। प्रधानमंत्री भी बहुत अच्छा भाषण देते हैं। आज बंगाल जाकर के कह रहे थे भय और भरोसा। हमने कहा हाँ, ज्ञानेश गुप्ता को आपसे भय लग रहा है और आपको ज्ञानेश गुप्ता पे बहुत भरोसा है। हाथ हिला हिला करके बोल रहा था जादूगर। जादूगर जादू दिखाते दिखाते क्या किया, कागज से पैसा बना दिया। हमको लगा कि अरे ये तो कमाल बात है, मैं बेकार ही जो है 5 घंटा स्कूल में पढ़ रहा था, इस जादूगर के साथ हो लेता हूं, हम भी कागज से पैसा बनाना सीख लेंगे। हम ऐसा सोच ही रहे थे कि जादू खत्म हो गया। और जादू खत्म हो गया और वही जादूगर पैसा मांगना शुरू कर दिया। तो हमारे पास आया, अब बोला कि दो, निकालो बबुआ, निकालो कुछ। हम बोले कि क्या निकालें? अरे दो, जादू दिखाया, करतब दिखाया, कुछ फीस दो। हम बोले आपको फीस का क्या जरूरत है? आप तो जादू से कागज का पैसा बना रहे हैं, आप मांग क्यों रहे हैं? हम अपना कॉपी निकाल करके उसको दे दीजिए, लीजिए इससे पैसा बना लीजिए। जादूगर हंसने लगा। तब हमको उस दिन जादू समझ में आ गया। हम बोले जादू दिखाने का बुनियादी काम यह होता है आपके आंख में धूल झोंकना। और आजकल का जो न्यूज चैनल है, आप बुरा मत मानिएगा, इसका काम हो गया आपके आंख में झूठ झोंकना। आपके आंख में झूठ इसलिए झोंका जाता है ताकि आप अपना सच न जान सके।
और हकीकत यह है कि आज की तारीख में देश की जो वास्तविक हालत है, उस वास्तविक हालत को कभी धर्म के नाम पर भावना भड़का करके, कभी जाति के नाम पे भावना भड़का करके, कभी क्षेत्र के नाम पे भावना भड़का करके आपको अंधश्रद्धा मूलक बनाया जाएगा। साइंटिफिक टेम्पर आप छोड़ दीजिए, अंधश्रद्धा की तरफ चले जाइए, और अंधश्रद्धा की तरफ जब आप एक बार चले गए तो आस्था के नाम पर आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। आपने देखा ना वो महाराष्ट्र का, वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जो उस नासिक वाले बाबा के पास जा रही थी, वो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। ये एप्स्टीन फाइल निकला, ये महाराष्ट्र का एप्स्टीन फाइल है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नौकरी करने वाले, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट, आईएएस, आईपीएस, बिजनेसमैन, उनके घर की महिलाएं हैं। क्या लेने के लिए जा रही थी? आस्था के नाम पे, आस्था के नाम पे आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी। बताइए, उनसे ये पूछना चाहिए ना कि जो मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा डाल सकते हैं तो सिलेंडर उनको दे दीजिए, बोले जरा इसमें गैस भर दो तो। और किसके नाम पे हमको बेवकूफ बनाया जाता है? झूठा गौरव। एक नौजवान आया और बोला कि कुछ भी हो जाएगा, हमको तो एकदम हिंदू राष्ट्र चाहिए। हम बोले कि पहले तो बताओ तुम कौन सा हिंदू हो, मांस खाने वाला हिंदू हो कि मांस नहीं खाने वाला हिंदू हो? क्योंकि जब तुम हिंदू बोलते हो तो फिर तुमको यह मालूम नहीं है कि इस धर्म की विविधता क्या है। इस धर्म की विविधता हिमालय से लेकर के कन्याकुमारी तक हर 2 कोस 4 कोस में बदल जाता है। खान पान से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, बोली विचार से लेकर के, हर चीज में इसकी विविधता बदलती रहती है। तो तुम ना ये खेल तो बंद कर दो। असल में तुम लागू करना चाहते हो हमारे माथे के ऊपर वन नेशन वन लीडर, और नारा क्या लगा रहे हो? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन टैक्स। असल तुम्हारी कोशिश यह है कि इस देश में हम दो हमारे दो की व्यवस्था कायम हो जाए। 2 नेता और 2 नेता के दोस्त, 2 बेचेगा और 2 खरीदेगा, यही व्यवस्था ये लागू करना चाहते हैं। बाकी हम सब जो नागरिक हैं, हम गुलाम बन जाएं, हम वापस से भीड़ बन जाएं। 5 साल में एक बार चुनाव हो नाम का, 2000 4000 हमको कुछ दे दिया जाए, लेकिन इस देश की सारी संपत्ति, सारे के सारे ताकत 2-4 लोगों के हाथ में चला जाए। इसके लिए आस्था का नाम, धर्म का नाम, अंधश्रद्धा का प्रचार, यह बहुत जरूरी हो गया है। साइंटिफिक टेम्पर को समाप्त कर दिया जाए। सवाल पूछना है सरकार से, यह व्यवस्था समाप्त हो गई है। कोई टीवी चैनल खोल लीजिए, सुबह से शाम तक राहुल गांधी को गाली बकते रहता है। बताइए, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं। सवाल तो सत्ता से पूछा जाएगा ना, कि सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा। कांग्रेस के जमाने में यह हुआ था, नेहरू जी ने ऐसा कर दिया था, महात्मा गांधी ने ऐसा कर दिया था, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल। अरे ये तो बताओ ना कि अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सेक्रेटरी कैसे बना है भाई? कौन सा यूपीएससी का एग्जाम दिया था? परिवारवाद पर इतना इतना भाषण देते हो तो बताओ ना, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? कौन सी ऐसी पार्टी है? ये सिंधे परिवारवाद पे भाषण देता था, वो उसको बाबा साहब, ये क्या नाम है, बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे? नारायण राणे को मुर्गी चोर कहते थे ना, कुमरी चोर, ये कहते थे ना। ये बाला साहब ठाकरे के शब्द है ना। उसका बेटा नेता बना है ना, रोज मीडिया में आकर के जहर उगलता है। बताइए, तब परिवारवाद लोगों को नजर नहीं आ रहा है? सिंधे का बेटा जाकर के जो है बहस करता है, जो है नफरत फैलाता है, तब लोगों को परिवारवाद नहीं दिख रहा है। और भ्रष्टाचार, क्या भ्रष्टाचार कह रहे हो? जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जिसके ऊपर ईडी की कार्रवाई होती है, जिसके ऊपर इनकम टैक्स का कार्रवाई होता है, वो बीजेपी जाकर के ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल करके वो सदाचारी हो जाता है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो बेसिकली हम लोगों को वापस गुलाम बनाने के लिए है। हम नागरिक नहीं हो,
हमारे भीतर नागरिक होने का बोझ समाप्त कर दिया गया है और धीरे धीरे जानबूझ करके लोकतंत्र को, गणतंत्र को, जनतंत्र को प्रजातंत्र बोल बोल करके हमको प्रजा बना दिया गया है। भारत के संविधान में यह लिखा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य का मतलब यह होता है कि राज्य का जो मुखिया होगा वो चुनाव करके चुना जाएगा, जनता के वोट से चुना जाएगा, नागरिक के वोट से चुना जाएगा। और नागरिकता के सवाल को क्या बना दिया गया है? नागरिकता के सवाल को चुनाव के दौरान मताधिकार को पैसे का खेल बना करके छोड़ दिया गया है। मीडिया से दिन रात जो है वो झूठ झोंका जाता है और सच्चाई हमारे नजरों से हटती रहती है। आंकड़े क्या बताते हैं? आंकड़े बताते हैं कि इस देश में किसान और नौजवान हर घंटे आत्महत्या करने को विवश हैं। हर मिनट किसी ना किसी महिला के साथ कोई ना कोई यौन अपराध हो रहा है। इस देश के भीतर पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। देश में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हुई है और धन दौलत एक तरफ जमा हो गया है। सारा पोर्ट, सारा एयरपोर्ट, सारे खान खदान, नदी, पहाड़ 2-4 लोगों के हाथ में चला गया है। ये रिपोर्ट बताते हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, कि 10% लोगों के पास 60% संपत्ति जमा हो गई है। हमारे यहां बिहार में एक अफसर पकड़ा गया है। उस अफसर की नौकरानी के नाम पर थार है, उसका नौकर बुलेट से आता है, उसकी प्रेमिका का पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पे बंगला है। देखते देखते जो है नेता चोरी बेईमानी करके लाखों करोड़ों जमा कर लेता है। देखते देखते ब्यूरोक्रेट जो है चोरी बेईमानी करके लाखों करोड़ जमा कर लेता है और फिर वही हमारे बीच में आता है कुर्ता पैजामा पहन करके, हेलीकॉप्टर लेकर के और कहता है हमको वोट दे दीजिए। वोट अगर आप दे दिए तो ठीक है, नहीं दीजिए तो चुरा लेगा वोट। वोट चुराने के बाद भी अगर नहीं जीतेगा तो एमएलए चुरा लेगा। एमएलए चुरा करके भी अगर सरकार नहीं बनेगी तो सीएम चुरा लेगा और सीएम चुराने से भी अगर काम नहीं चलेगा तो मुजरा करने वाला पीएम बना देगा। आपको मालूम है कि नहीं? 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसकी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जिसके प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का है, वो इजराइल के सामने जो है म्यूजिक डांस करके आए हैं। ऐसा एप्स्टीन के फाइल में लिखा हुआ है। लोकतंत्र की चुनौती यह है कि लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया गया है और गणतंत्र को गणतंत्र बना दिया गया है। बंदूक, लाठी, कोर्ट, मानहानि का मुकदमा, गुंडा, मीडिया, झूठ, इससे पूरे के पूरे लोकतंत्र को कब्जा कर लिया गया है। इसीलिए आज जब हम डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं तो लोकतंत्र की आज के दौर में 3 सबसे बड़ी चुनौती है। पहली चुनौती कि लोकतंत्र तभी कायम रहेगा जब आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की तरफ देश को लेकर के जाना पड़ेगा। दूसरा कि जो हमको नागरिक से भीड़ बनाने की कोशिश की जा रही है, हमको अपने नागरिक बोध को बचा करके रखना पड़ेगा। और तीसरा, जो हमारी वास्तविक सच्चाई है, रियलिटी है, उससे दूर हटा करके जो हमारे आंख में धूल झोंका जा रहा है, हमको अंधश्रद्धा मूलक बनाया जा रहा है, साइंटिफिक टेम्पर से दूर करके हमको जो नफरत की राजनीति में उलझाया जा रहा है, विभाजन और बंटवारे की राजनीति में उलझाया जा रहा है, जैसे अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, आज की तारीख में डाइवर्ट एंड रूल किया जा रहा है। यह देश सबका देश है। इस देश में, इस देश के संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है और बराबरी तभी कायम होगी जब सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। वोट देने का अधिकार तो दे दिए, अगर जज नहीं बनाएंगे। वोट देने का अधिकार तो दे दिए, अगर हॉस्पिटल नहीं खोल पाएंगे। वोट देने का अधिकार तो दे दिए, अगर बिजनेस में नहीं जा पाएंगे, शेयर मार्केट में अपना प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे, तो यह राजनीतिक लोकतंत्र बिना आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के बिना कायम नहीं रह सकता है। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था। और फिर सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि गरीब का वोट लेने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए, रील बनाने के लिए गरीब को ही सामने कर दिया जाएगा, लेकिन असली ताकत
सत्ता का असली चाबी पीछे बैठे हुए 2-4 लोगों के हाथ में रहेगा। इसीलिए सामने से जब प्रधानमंत्री परफॉर्म करते हैं तो उनके पास असली ताकत नहीं है। असली ताकत ट्रंप के पास है, असली ताकत इजराइल के पास है, असली ताकत एप्स्टीन गैंग के पास है, और उसके जो नुमाइंदे इस देश में बैठे हुए हैं वो इस देश की सत्ता को, इस देश की शक्ति को नियंत्रित करके चला रहे हैं। इसीलिए यहां आज जब मैं आपके बीच खड़ा हूं तो किसी पार्टी का प्रतिनिधि या किसी पार्टी के किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के तौर पे नहीं, बल्कि इस भारत में, इस महान भूमि में पैदा होने का जो गर्व हुआ है, जो अवसर मिला है, उस अवसर के आधार पर एक नागरिक बोध से पूरी जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चल करके समता मूलक समाज को स्थापित करके ही इस लोकतंत्र को बचाया जा सकता है, और यह जो लोकतंत्र की चुनौतियां हैं उससे पूरी ईमानदारी से लड़ा जा सकता है और वोट के इस राज को कायम रखा जा सकता है। ऐसा अगर आप सब लोग मानते हैं कि हमने जो बात कही है वह एक हकीकत है, प्रचार से, नफरत से, बेईमानी से, गुंडागर्दी से, माफियागिरी से अगर हमको अपने आप को, हमारे समाज को, हमारे देश को, हमारे लोकतंत्र को, हमारे संविधान को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम तमाम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जो जबरदस्ती के मतभेद हमारे मन में पैदा किए गए हैं, उन मतभेदों को छोड़ करके, चाहे हम इस देश के गरीब हों, इस देश की महिलाएं हों, इस देश के दलित हों, इस देश के पिछड़े अति पिछड़े हों, इस देश के अल्पसंख्यक हों, इस देश के आम नागरिकों को एकजुट होने की जरूरत है। इस देश में चाहे गांधी को मानने वाले हों, चाहे मार्क्स को मानने वाले हों, चाहे अंबेडकर को मानने वाले हों, चाहे लोहिया को मानने वाले हों, कहने का तात्पर्य यह है चाहे अंबेडकरवादी हो, समाजवादी हो, साम्यवादी हो, गांधीवादी हो, उन तमाम समता मूलक विचारों को मानने वाले लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जब वो एकजुट होंगे तभी इस देश का संविधान बचेगा, संविधान का राज बचेगा, संविधान वाली आजादी बचेगी और संविधान का अधिकार बचेगा। तो दुश्मन डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पहचाना था, वही दुश्मन आज हमारे सामने है, जो ऊंच नीच की व्यवस्था कायम करता है, छुआछूत की व्यवस्था कायम करता है, लोगों के अधिकारों को छीनता है, नागरिकों को नागरिकता छीन करके उनको भीड़ का हिस्सा बनाता है, और प्रजातंत्र को, उसमें तंत्र हटा दीजिए और प्रजा हटा दीजिए, गणतंत्र को गणतंत्र, बंदूक वाली तंत्र, लाठी वाली तंत्र बना करके, कोर्ट से डरा करके इस देश की व्यवस्था को 2-4 लोगों की व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है। इसीलिए इस व्याख्यान माला के माध्यम से जो आज का विषय है लोकतंत्र और चुनौतियां, उस चुनौती को समझते हुए मैं आप तमाम लोगों के बीच इस निवेदन के साथ इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं कि यह जो आजादी है, यह आजादी कोई कूपन नहीं है, यह आजादी टेकन फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज नहीं है। यह आजादी लंबे संघर्षों के बाद, बलिदानों के बाद और भारतीय चिंतन परंपरा में जो समता मूलक विचार हैं, चाहे वो बुद्ध के विचार हों, चारवाक के विचार हों, संतों महात्माओं के विचार हों, उस समता मूलक विचारों को लेकर चलने वाला जो हमारा संविधान है, उसकी रक्षा करके ही हम इस देश को बचा करके रख सकते हैं। और तब हम गर्व से कह सकते हैं कि यह भारत दुनिया का सबसे सुंदर देश था, सबसे सुंदर देश है, और इसको हम दुनिया का सबसे सुंदर देश बना करके रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी नारे के साथ एक बार पुनः डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकरांचा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकरांचा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।